Hello guys, my name is Shilpa and I am faculty of Social Studies in BBC. So today we are gonna start with the course content of class 10th of Social Studies, which carries 4 books and each and every book contains 20 marks of weightage. अब मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि हर एक बुक में क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से कितने चैप्टर्स हमारे एग्जाम में आने वाले हैं. सो आवर फर्स्ट बुक इज़ इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कि हमारी हिस्ट्री और पार्ट 2 है. पार्ट 2 बिकॉज पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर 9th क्लास. तो इस बुक में वी हैव 3 सेक्शंस. सेक्शन फर्स्ट कंटेन्स 2 चैप्टर्स इन टोटल एंड सेक्शन 2 कंटेन 2 chapters in which we have choice to choose any one chapter and the last section contain 1 chapter. यानी कि हमें हिस्ट्री में टोटल सिर्फ 4 ही चैप्टर्स को करना होगा. सेकेंड वन इज कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 विच इज़ आर ज्योग्राफी एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 इसलिए बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द 9th क्लास एंड इन दिस वी हैव टोटल 7 chapters in which second and third chapters are not in the boards. And the third book is Democratic Politics Part 2 in which we have 8 chapters and third, fifth and 8th chapter are not in the boards. And the last book is Understanding Economic Development, जिसमें हम लोग इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमी किस तरह से डेवलप हुई है, गवर्नमेंट ने की क्या पॉलिसीज़ वहाँ पे लगाई थी या फिर जो लोग थे जो हमारे अदर इंस्टीट्यूशन से उन्होंने किस तरह से हमारी इकोनॉमी को डेवलप किया था. ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे. एंड दिस बुक कंटेन्स 5 chapters इन विच 5th चैप्टर इज़ ओनली फॉर प्रोजेक्ट वर्क. इसे आपको पढ़ना नहीं है. आपके एग्ज़ाम में जो भी आपके जो मार्क्स होंगे वो प्रोजेक्ट वर्क के जो इंक्लूड होंगे वही आपको इस चैप्टर में करना होगा. तो आज हम लोग सबसे पहले फर्स्ट बुक इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2 यानी कि हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से शुरू करने वाले हैं. अब ये चैप्टर है द नेशनलिज्म के बारे में. तो नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म होता है जब हम लोग पूरे एक देश की बात करते हैं. लेट्स सपोज अगर मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई एम अ सिटीज़न ऑफ छत्तीसगढ़. इवन आई विल से दैट आई एम अ सिटीज़न ऑफ होल इंडिया. मैं एक इंडिया की नागरिक हूँ. इसीलिए हम लोग नेशनलिज्म पढ़ने वाले हैं क्योंकि पहले जनरली यही हो रहा था, कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, कहीं पे कोई नेशनलिज्म नहीं था. अब ये जो टर्म है नेशन स्टेट, ये क्या होता है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत एक फ्रेंच आर्टिस्ट से हुई है जिसने अपनी एक पेंटिंग दी जिसमें उसने शो किया कि अमेरिका और यूरोप के लोग एक ट्रेन में मार्च हो रहे हैं और वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को वो लोग होमेज देके जा रहे हैं. होमेज मतलब कि श्रद्धांजलि देके जा रहे हैं. अब वो मेनली इस पेंटिंग से शो क्या करना चाहते थे? वो शो ये करना चाहते थे कि हम लोग एक ऐसे सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो कि एब्सोल्यूटिस्ट थी पहले और अब वो किस चीज़ को शो कर रहे हैं? वो शो कर रहे हैं यूटोपियन को. तो स्टूडेंट्स ये दोनों चीज़ें हैं क्या? तो सबसे पहले मैं आपको एब्सोल्यूटिस्ट के बारे में बता देती हूँ. इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि एक एब्सोल्यूट की बात कर रहा है. मतलब जो भी हमारे पास पावर होगी, जो भी हमारी गवर्नमेंट होगी वो कैसे काम करेगी? वो एब्सोल्यूट काम करेगी. मतलब उसकी पावर में कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी. इट मीन्स एब्सोल्यूटिस्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच देर आर नो रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज. जो भी पावर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर किसी भी तरह के रेस्ट्रेंट्स नहीं होंगे. यानी कि सपोज अगर कोई सोसाइटी, अगर कोई भी एरिया एब्सोल्यूटिस्ट है और वहाँ पे कोई भी इंसान जा रहा है तो राजा चाहे तो वहाँ पे उसे बुला के बोल सकता है कि इसको फांसी पे चढ़ा दो और उससे कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो कैसी गवर्नमेंट होगी? वो एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट होगी. सेकेंड चीज़, इससे हमें ये पता चलता है कि जब वहाँ पे एक ही इंसान की चल रही है तो वहाँ पे मोनार्की भी ज़रूर होगी. मोनार्की क्यों होगी? पार्लियामेंट क्यों नहीं हो सकती? अगर सपोज करो पार्लियामेंट है तो क्या ऐसे हो सकता है अगर मैं बोलूँ कि इस इंसान को उठा के तुम फांसी पर चढ़ा दो तो उनमें कोई 2 इंसान ऐसे होंगे जो हमें रोक देंगे कि ऐसा क्यों करना है. लेकिन एब्सोल्यूट में ऐसा नहीं होता. एब्सोल्यूट में जो पावर है वो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट होती है, उसमें किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रेंट्स नहीं होता. तो नेक्स्ट वन इज यूटोपियन सोसाइटी. यूटोपियन सोसाइटी एक विज़न है सोसाइटी का जो मेनली एक ऐसा विज़न है जो कि इम्पॉसिबल है एग्जिस्ट करना ही, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आइडियल है. यूटोपियन का मतलब है कि हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं है. सपोज़ हमारे घर में जो छोटे बहन भाई है वो उल्टे सीधा क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि अगर उन्होंने बोला या अगर बड़े बहन भाई ने ज़बरदस्ती मारा तो पापा उनको बहुत ज़्यादा मारेंगे.
इसीलिए जब तक हमारे ऊपर कोई डर नहीं होगा, आपको क्या लगता है ये जितने भी हमारे पास पुलिस ऑफिसर्स हैं या जितने भी चोर हैं या जितने भी हम लोग सोसाइटी में अपनी सेफ हैं, हम सेफ क्यों हैं? ऑब्वियसली अगर कोई चोर हमारी सोसाइटी में आते तो पूरी सोसाइटी मिलकर उसको मारेगी। पर क्या ऐसा हो सकता है कि हर जगह सोसाइटी ही सबकी हेल्प करती रही? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक लॉ नहीं होगा, जब तक लोगों को डर नहीं होगा, तब तक लोग क्रिमिनल्स करते रहेंगे, क्राइम्स करते रहेंगे। तो यूटोपियन क्या है? इट इज़ अ विजन ऑफ सोसाइटी विच इज़ टू आइडियल। और कितनी आइडियल है? इट इज़ आइडियल दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट, इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट। अब एक बार वापस हम लोग एब्सोल्यूटिस्ट पे आते हैं कि एब्सोल्यूटिस्ट में हमने पढ़ा कि इसके की पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला कि इसमें मोनार्की होगी, सेकंड इसमें मिलिट्री होगी। मिलिट्री क्यों होगी? अगर सपोज करो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि एक आदमी आ रहा है और हम उसे बोल रहे हैं कि इसको फांसी पे चढ़ा दो और वो चढ़ जाएगा, अगर वहाँ पे राजा के पास मिलिट्री नहीं है तो क्या वो उसकी बात सुनेगा? वो उल्टा राजा को एक थप्पड़ मार के चला जाएगा कि भाई तू मुझे ऐसे कैसे फांसी पर चढ़ा देगा। इसीलिए राजा अगर वहाँ पे मोनार्क है तो वहाँ पे मिलिट्री ज़रूर होगी। गॉट इट गाइस? अब हम लोग इस चैप्टर की जो एक्चुअल शुरुआत है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारी कहाँ से शुरू होती है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हम ऑलरेडी एक बार 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रो दे दी हूँ ताकि हम लोग आगे का अच्छे से पढ़ सकें। तो आप एक बार इस पूरे को नोट कर लो। मैं आपको 10 सेकेंड का ब्रेक दे रही हूँ, उसके बाद हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, जैसे अभी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हमें स्टार्ट करना है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई, क्यों हुई, उसके क्या रीजंस थे, ये जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है दैट व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने वो कौन से स्टेप्स लिए जिसकी वजह से फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई और उस रेवोल्यूशन की वजह से नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो ऑल ओवर यूरोप में स्प्रेड हो गया। लिसन गाइस, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप लोगों को बुक ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं जो बताऊंगी आपको एक बात सोचो कि हमारे माइंड की एक कैपेसिटी होती है चीज़ों को याद करने की, और उस कैपेसिटी को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? अपने कीवर्ड्स को याद करके। यानी कि अगर हम लोग पूरी लाइंस को याद ना करें, लर्न ना करें, सिर्फ कीवर्ड्स को अपने माइंड में रख लें तो हमारे आंसर्स को लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। प्लस हमें सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि ये क्या है, हमारी हिस्ट्री, और हिस्ट्री में सिर्फ गलतियाँ होती हैं, लोगों ने क्या गलतियाँ की हैं और उससे हमें सीखना होता है, जिसमें हम लोग अपना कॉमन सेंस बहुत ही ईजिली यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हिस्ट्री में आपको अच्छे से मार्क्स लाने हैं, अच्छे से हिस्ट्री को समझनी है, तो सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, उसके कीवर्ड्स की और कॉमन सेंस की। तो लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट वर द स्टेप्स। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ दैट व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। वो ऐसी क्या चीज़ें थी फ्रांस में जो हुई। तो मैं सबसे आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि जो फ्रांस था वो ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक मतलब सेम मोनार्कियल था। अब वो ऑटोक्रेटिक क्यों था? क्योंकि वहाँ पर एक किंग था जिसका नाम था लुईस 16, रोमन वाला नंबर है ये, लुईस 16। अब ये जो था, इसकी जो पावर्स थी वो बहुत ज़्यादा डिस्पोटिक थी, मतलब कि लोगों को इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिस वजह से, और वो परेशानी क्या थी, इसने लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। यानी कि फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। अब ये एस्टेट्स हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, एस्टेट का मतलब होता है ज़मीन से रिलेटेड। जब भी हम लोग किसी लैंड की बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग एस्टेट की बात कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो क्लासिफिकेशन था वो लैंड के अकॉर्डिंग था। अब फर्स्ट एस्टेट में जितने भी लोग थे वो सब कौन थे? वो सब वहाँ पे जो चर्च थी उसके ऑनर्स थे, या मतलब कि फादर ऑफ चर्च थे। सेकेंड एस्टेट में जितने भी उसके रिलेटिव्स थे लुईस 16 के, यानी कि उसके जो सोल्जर्स थे वो उन सब की जगह थी। और थर्ड एस्टेट, टोटल पॉपुलेशन का 90% थर्ड एस्टेट में था, लेकिन जो ज़मीन थी वो सिर्फ 40% थर्ड एस्टेट के पास थी। बाकी की 60% की ऑनरशिप किसके पास थी? फर्स्ट एस्टेट।
और सेकेंड एस्टेट, एंड दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रॉब्लम कि हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम वॉज कि टैक्स जो पेबल थे वो सिर्फ थर्ड एस्टेट को देने थे। मतलब पॉपुलेशन 90% है, उन्हें लैंड सिर्फ 40% दिया है और उन्हें टैक्स पूरा 100% पे करना है। और ये किस तरह से पे करना है? डायरेक्टली लुई 16 को भी पे करना है और इनडायरेक्टली फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को भी उन्हें पे करना ही होगा। उनके अलग अलग कुछ ड्यूज थे, मेमोरियल ड्यूज जिन्हें बोला गया था, और ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी। और हम सभी को पता है कि हम सबका कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, जिसके बारे में यानी कि अगर हम बोलें कि सबको एक रो में बिठा दिया जाए, चाइना को बिठा दिया जाए, इंडिया को बिठा दिया जाए, तो वो सब क्या बोलेंगे कि तुझे किसने मारा चाइना बता? तो वो बोलेगा कि सबको एक ही दुश्मन है, ब्रिटेन ने ही उसके थप्पड़ मारा था, ब्रिटेन ने ही बाकी लोगों के थप्पड़ मारा था। तो इसीलिए वो हमारा एक तरह से कॉमन एनिमी था और उसी से रिलेटेड हम लोग इंडिया के पास भी आएंगे इसको पढ़ते पढ़ते। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का कॉज क्या था। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि उसकी वजह से नेशनलिज्म क्यों हुआ। भाई उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन ही तो की है। रेवोल्यूशन से ऐसा क्या हुआ कि पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन होने के चांसेस बन गए। देखो गाइस, मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ कि हम लोगों को पूरे आंसर्स याद नहीं करने हैं, हमें सिर्फ कीवर्ड्स याद करने हैं। तो फर्स्ट कीवर्ड क्या होगा हमारा? फर्स्ट कीवर्ड है कि फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ ला पात्री ले सितोयन। क्या चीज़? ला पात्री एंड ले सितोयन। व्हाट इज दिस? ला पात्री का मतलब क्या होता है? फादरलैंड। मतलब कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जितनी भी लैंड है वो हमारी फादरलैंड होगी, मतलब हमारी पितृभूमि होगी, जैसे इंडिया हमारी है। एंड सेम चीज़ ले सितोयन, मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन का नागरिक नहीं कहलाएगा। वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। कोई फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट या थर्ड स्टेट नहीं है, हम सब लोग क्या हैं? वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। तो ले सितोयन मतलब कि सिटीजन और ला पात्री मतलब कि फादरलैंड। नेक्स्ट पॉइंट इज कि द एस्टेट जनरल, पहले अभी हमने पढ़ा था कि एस्टेट का मतलब क्या होता है? लैंड से रिलेटेड। एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ active citizens, and later it was renamed as National Assembly। इसका मतलब क्या है कि पहले वहाँ पे जो स्टेट जनरल थी वो इलेक्ट की जा रही थी बाय अ ग्रुप ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, मतलब कि ना ही कोई राजा ना ही कोई और इस तरह पावर को कंट्रोल करेगा, बल्कि एक ग्रुप बना दिया गया जिसमें सारे हमारे बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, हमारे पीजेंट्स, वो सभी थे, वो सब मिलकर एक स्टेट जनरल को बनाते थे, जो सारे हमारे टैक्सेस को लेकर के जितनी भी वहाँ पे पॉलिसीज थी वो सब बनाई जा रही थी। लेकिन द प्रॉब्लम वॉज कि लोगों को इस नाम से ही चिढ़ हो चुकी थी एस्टेट से, बिकॉज एस्टेट से हमने देखा कि उनको कितने ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे, उनको कितने ज़्यादा उनके कर्जा उनका बढ़ता जा रहा था। इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई तू एक काम कर, सबसे पहले तो इसको रीनेम कर देते। इसलिए एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ एक्टिव सिटीजन्स विच वॉज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। और ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है 10th क्लास में। आपको 10th क्लास में जो शुरू के 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं 1 मार्क वाले, उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि व्हाट वॉज रीनेम्ड टू एस्टेट जनरल, इट वॉज नेशनल असेंबली। उसे रीनेम करके नेशनल असेंबली उसका नाम रख दिया गया था। तो अभी तक हमने क्या रीजंस पढ़े हैं, क्या चीज़ें पढ़ी हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने वो 2 स्टेप्स कौन से थे जिस वजह से नेशनलिज्म वहाँ पे फैल गया था। दे इंट्रोड्यूस्ड प्रैक्टिस ऑफ ले पात्री एंड ले सितोयन, means citizenship and fatherland, and the second one is estate general was elected by a group of active citizens which was renamed as National Assembly, and the third one is new hymns were introduced, oaths taken, and
Neuheims introduced oaths taken and martyrs commemorated. इनका मतलब क्या है गाइस? हाइम्स का मतलब होता है वहाँ पे नए नए गीत बनाए गए, ओथ्स का मतलब वहाँ पे नई नई शब्दें ली गई, जो पहले शब्द थी अब उनको चेंज करके नई शब्द ली गई, और मार्टायर्स कमेमोरेटेड का मतलब होता है वहाँ पे जितने भी शहीद थे, जितने भी फ्रेंच रिवोल्यूशनरी थे जिनकी डेथ हो चुकी थी, उन सबको श्रद्धांजलि दी गई। और ये तीनों चीज़ें की किसके नाम पे गई? दीज ऑल द थिंग्स वर डन ऑन द नेम ऑफ द नेशन। इसको हमने पूरे देश के नाम पर किया, ना ही किसी राजा के नाम पे, ना ही किसी सिटीज़न के नाम पे, बल्कि हमने ये माना कि ये तीनों चीज़ें जो की जा रही हैं वो पूरे देश के लिए की जा रही हैं और देश के साथ ही की जा रही हैं। अब सपोज़ करो हाइम्स वहाँ पे नए गीत बनाए गए, आपको अभी क्या गीत होंगे? वंदे मातरम जैसे हमारे इंडिया में, पहले कैसे हाइम्स होते होंगे उनके पास कि हे भगवान हमारी जो क्वीन है उसको सलामत रखना, ये सारी चीज़ें होती थी। तो न्यूहाइम्स introduced, oaths taken and martyrs commemorated, and all of them were done on the name of the nation। ये सारी चीज़ें नेशन के नाम पर की गई थी। अभी तक हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। हमने ये पढ़ा है कि एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, यूटोपियन का मतलब क्या होता है। अब आपको एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि वहाँ पे कुछ जैकोबिन क्लब्स बने थे। अब जैकोबिन क्लब्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके क्वेश्चन में, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जैकोबिन क्लब्स। देखो गाइस, जैकोबिन क्लब्स क्या था कि जब फ्रांस में ये सारी रिवॉल्यूशन होने लगी तो वहाँ पे जो उसके आसपास के ऑल ओवर द यूरोप में लोग थे, उन्होंने सोचा कि यार फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो गई है, अब क्यों ना अपने यहाँ भी की जाए। तो अब उनमें करने के खुद से गट्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज़ हैं क्यों ना उन्हीं को अपने यहाँ पर बुला लिया जाए और उनसे कहा जाए कि आप हमारे यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से रिवॉल्यूशंस कर दीजिए। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जैकोबिन क्लब्स क्या थे? When the news of French Revolution spread all over the Europe, मैं लिखती जा रही हूँ साथ में कि when the news of French Revolution, FR means French Revolution, spread out all over the Europe, people over there, जितने भी लोग वहाँ पर थे, they gathered, वो सब इकट्ठा होने लगे, and which were in small clubs which were called Jacobin clubs। यानी कि when the news of French Revolution spread all over the Europe, the people gathered there and made small clubs which known as Jacobin clubs। जब फ्रांस की ये न्यूज़ पूरे यूरोप में फैलने लगी कि यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुकी है, तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी अब सब लोग मिल करके अपने छोटे छोटे क्लब्स बना लेते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले जितने भी रिवॉल्यूशनरीज़ हैं वो सब आएंगे, हमारी हेल्प करेंगे और हमारे यहाँ पे भी रिवॉल्यूशन हो जाएंगी। और एक बात और गाइस, जब भी हमें अपने हिस्ट्री में आंसर्स याद करने, कीवर्ड्स याद करने, कॉमन सेंस लगाने और आंसर्स को लिखना भी बुलेट्स में ही है, मतलब कि पॉइंट्स बनाकर लिखना है। तो इसमें भी हम लोग और क्या पॉइंट लिखेंगे? द मेन एम ऑफ जैकोबिन क्लब वॉज टू मेक द वे टू फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। कि जैकोबिन क्लब्स का मेन एम क्या था? ताकि वो लोग वहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज हैं, उनके लिए एक रास्ता बना सकें। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा ये चैप्टर, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है। ये आपका टॉपिक 1 है जो हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक 2 से शुरू करेंगे और इसके बाद जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को BBC की ऐप पर मिलेगी और उसे हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर देंगे उसका लिंक। थैंक यू गाइस।